बेटा मुझे ये बताएं कि मैनेजमेंट क्या होती है? Sir, to put things in order, to manage things. टू पुट थिंग्स इन ऑर्डर्स, ठीक है। और क्या बच्चा? Sir, to manage things in proper way. टू मैनेज थिंग इन प्रॉपर वे, ठीक है। देखिए बेटा, मैनेजमेंट अगर हम सादा लफ्जों में बात करें, जैसे आप लोगों ने कहा कि चीजों को प्रॉपर वे में मैनेज करना, तो चीजों को ऑर्डरली जो है वो रखना, ये चीजें क्या कहलाती हैं आपकी? ये आपकी जो है वो मैनेजमेंट कहलाती है। और अगर हम मैनेजमेंट की बात करें, इसको डिफाइन करें सिंपल लफ्ज में, द आर्ट ऑफ डूइंग थिंग्स, आर्ट ऑफ डूइंग थिंग्स इज कॉल्ड मैनेजमेंट। चीजों को जो करने का आर्ट होता है, दैट इज मैनेजमेंट। अब मैनेजमेंट जो बंदा करता होता है उसको क्या बोलते हैं? जैसे इंजन को जो चलाने वाला होता है, दैट इज इंजीनियर। तो मैनेजमेंट को जो चलाने वाला होगा वो कौन होगा? Manager. विल बी मैनेजर। तो मैनेजर वो पर्सन होता है जो रिस्पॉन्सिबल होता है मैनेजमेंट के कामों को रन करने के लिए। अब जो बंदा मैनेजर होगा उसने या उसके अंदर कुछ क्वालिटीज होनी चाहिए। किसी भी मैनेजर के अंदर कुछ क्वालिटीज होनी चाहिए, और वो क्वालिटीज क्या होती हैं? क्वालिटीज ऑफ गुड मैनेजर। बेटा इसमें सबसे पहली क्वालिटी जो होती है, दैट इज गुड कम्युनिकेशन स्किल। एक अच्छे मैनेजर के अंदर क्या होना चाहिए? एक अच्छी कम्युनिकेशन स्किल होनी चाहिए। और कम्युनिकेशन स्किल से मुराद ये नहीं कि उसे बहुत अच्छी इंग्लिश आती हो या बहुत अच्छी उर्दू आती हो। कम्युनिकेशन स्किल से मुराद ये है कि ही और शी शुड बी एबल टू कन्विंस हिज और हर ऑडियंस। वो अपने लोगों को जिनके साथ वो काम करता है उनको डील करना उसको आता हो। उसको पता होना चाहिए कि मैं किस तरीके से लोगों के साथ कम्युनिकेट करके इफेक्टिवली अपनी बात उन तक पहुंचा सकता हूँ, उनको कन्विंस कर सकता हूँ। ये होती है कम्युनिकेशन स्किल। एक अच्छा मैनेजर एक मैनेजर जिसे बहुत अच्छी इंग्लिश आती है, वो बहुत ज्यादा इंग्लिश बोलता है, लेकिन उसे ये नहीं पता कि कन्विंस कैसे करना है किसी बंदे को, अपने अल्फाज का इस्तेमाल कैसे करना है, अपना आंसर किस तरीके से देना है कि सुनने वाला इंप्रेस हो जाए, तो वो कम्युनिकेशन तो उसे आती है लेकिन वो गुड कम्युनिकेशन जो है वो उसकी नहीं होगी। तो सबसे पहली क्वालिटी क्या होगी किसी भी मैनेजर के अंदर? कि उसे गुड कम्युनिकेशन स्किल होनी चाहिए। नंबर 2, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी उसके अंदर होनी चाहिए। मतलब उसे प्रॉब्लम सॉल्व करनी आती है, वो उसे ये पता हो कि किस तरीके से इशू को रिजॉल्व करना है। अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन के अंदर प्रॉब्लम आ जाती है तो उससे पता हो कि उस प्रॉब्लम का हल क्या है, उसे ये चीजें आती हैं। उसके बाद एनालिटिकल एबिलिटी। जो अच्छा मैनेजर होता है उसके अंदर एनालिटिकल एबिलिटी होती है। एनालिटिकल एबिलिटी से क्या मुराद है? एनालिटिकल एबिलिटी से मुराद ये है कि वो शख्स इस काबिल होगा कि वो दो चीजों को, अगर आप उसे बताएं कि इन दो चीजों में से सिलेक्ट करें कि कौन सी चीज बेहतर है, तो वो दोनों के प्रॉज एंड कॉन्स देख के ये डिसाइड कर सकता है कि इसको कौन सी चीज उठानी चाहिए और कौन सी चीज जो है वो स्किप करनी चाहिए। ये उसकी एनालिटिकल एबिलिटी होती है, ये उसकी अंडरस्टैंडिंग होती है, और यही अच्छी क्वालिटी होती है किसी भी मैनेजर की। उसके बाद कॉन्सेप्चुअल स्किल। मैं आप लोगों के सामने एक एग्जांपल रखता हूं, फखर आपने एक एग्जांपल का आंसर देना। आप एक कंपनी के ओनर हैं, उस कंपनी के अंदर 100 वर्कर काम करते हैं, ठीक है। कंपनी को अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा था, लेकिन फिर क्या हुआ कि उस कंपनी का प्रॉफिट कम होना शुरू हो गया, प्रॉफिट कम हो गया। अब कंपनी के वर्कर्स को इससे कुछ लेना देना है कि आपका प्रॉफिट कम हो गया तो उनकी सैलरी भी अब आप उनको नहीं दे रहे। उसकी वजह यह है कि आपका जो है वो प्रॉफिट या आपकी सेल्स कम हो गई हैं। यस सर, टोटली डिपेंड सर इस पे नहीं, आप उन्हें सैलरी नहीं तो देंगे, सैलरी नहीं देंगे तो वो कंपनी छोड़ के चले जाएंगे। यस सर। उन्हें ये तो नहीं होगा ना यार चलो कंपनी खसारे में जा रही है तो हम थोड़ा सा 1-2 महीने सब्र कर जाते, नहीं सैलरी लेते। वो कहते नहीं, आप सैलरी देंगे तो काम होगा, नहीं तो हमारी तरफ से आप जहां मर्जी जाएं, जिसे मर्जी करवा लें। तो कंसेप्चुअल स्किल क्या होती है? कंसेप्चुअल स्किल ये होती है कि ये आपने सोचना है कि भाई मेरे कंपनी का प्रॉफिट कम क्यों हो गया है, मेरी कंपनी की सेल्स कम क्यों हो गई है, ऐसा कौन सा काम मेरे कंपनी में गलत हो रहा है जिसकी वजह से लोग मेरी प्रोडक्ट नहीं खरीद रहे। क्या मेरी प्रोडक्ट की क्वालिटी ये बुरी है, क्या मेरी प्रोडक्ट महंगी है, या मेरी प्रोडक्ट से अच्छी प्रोडक्ट्स मार्केट में आ गई हैं, या कोई भी और इश्यू हो सकता है। आप उस इश्यू को रिजॉल्व करेंगे तो आपकी सेल्स इंक्रीज हो जाएगी।
ये कैसे इंक्रीज करनी है, कौन सा टेक्निक लगाना है, ये आपने सोचना है, और ये आपकी क्या होगी, कंसेप्चुअल स्किल होगी। यही काम मैनेजर का होता है कि उसने कॉन्सेप्चुअल तरीके से कॉन्सेप्ट लगाकर प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है। वर्कर्स ने प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं करना। उसके बाद दूसरी चीज होती है ह्यूमन स्किल्स। जो अच्छा मैनेजर होता है उसे पता होता है कि उसने अपने किस बंदे के साथ किस तरीके से बिहेव करना है। मिसाल के तौर पे मुझे फखर का पता है कि मैंने फखर को किस तरीके से डील करना है। मेरे पास बहुत पुराने स्टूडेंट्स हैं, जैसे आयशा चौधरी हैं, ये मेरे पास जो है वो 6-7 महीने से क्लासेस ले रही हैं, तो इनको मैं समझता हूँ कि इनको मैंने किस तरीके से डील करना है। इसी तरह राइमा है, आफाफ है, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको मैं नेचर वाइज समझता हूँ कि भाई मैं इस बच्चे को इस तरीके से, कुछ बच्चे होते हैं प्यार से समझ जाते हैं, कुछ बच्चे गुस्से से समझ जाते हैं, कुछ बच्चे होते हैं वो किसी तरह भी नहीं समझते। तो एक मैनेजर को ये पता होना चाहिए कि सबको एक लाठी से नहीं हाँकना, बल्कि सबको उनके तरीके से लेके चलना है, तभी अच्छा मैनेजर बन सकता। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे, वो आपने देखा ना जो सिर्फ सियालकोट में हुआ था, जी सियालकोट में सर। क्या हुआ, सियालकोट में मैनेजर की गलती नहीं थी, वहां पर गलती किनकी थी, जानबूझ के उसको मारा गया। लेकिन ऐसे इंसिडेंट मैंने अपनी आंखों से देखे हुए हैं कि ऑर्गेनाइजेशन में हो जाते हैं कि अगर मैनेजर जो है वो ये तो एक अलग केस है ना, और भी बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन है जहां पर मैनेजर अगर वर्कर्स को, जो बंदा प्यार से बात मान लेता उसके साथ भी बदतमीजी से गुस्से से बात कर रहा है, जो बंदा गुस्से से मानता है उसके साथ तो गुस्से से करो, जो प्यार से मानता है उसके साथ भी गुस्सा करोगे तो वो जो प्यार से मानने वाला बंदा होता है ना वो बागी हो जाता है, और फिर वो आपके खिलाफ जो है महाजराई करता है, फिर पकड़ के मैनेजर की फेंटी लगा देता है। मैंने अपनी आंखों के सामने पंजाब कॉलेज के लड़कों को टीचर की फेंटी लगाते हुए देखा है। ये तो अब आम काम हो गया है। और उसकी वजह क्या है, जी सर। वजह यही है कि जब क्या होता है कि आप बच्चों को उनके कैलिबर के हिसाब से डील नहीं करेंगे, तो आपको जो है वो सही तरीके से काम नहीं करवाना आ सकता। तो मुझे पता है कि मैंने अपने एक वर्कर से कैसे काम कराना, दूसरे से कैसे काम करवाना है, तो वर्कर भी खुश रहेगा, मैं भी खुश रहूंगा, कंपनी जो है वो भी फायदे में रहेगी। एंड लास्टली आपकी होती है टेक्निकल स्किल। इसमें अनम बेटा सामने आए जरा, अनम यास्मीन या अनम सरफराज, दोनों में से जो, हाँ अनम मुझे एक बात बताएं, आप एक सॉफ्टवेयर कंपनी को जो है वो डील करी, मैनेजर है वहां पर प्रोग्रामिंग होती है, नए नए सॉफ्टवेयर बनते हैं। अगर आपको सॉफ्टवेयर बनाना खुद नहीं आता, लेकिन आप बाकी लोगों को कंट्रोल कर रही हैं कि वो सॉफ्टवेयर सही बनाएं, तो क्या आप उन्हें सही तरीके से कंट्रोल कर सकती हैं? बिल्कुल भी नहीं। नहीं कर सकती ना। मिसाल के तौर पे एक सॉफ्टवेयर बनता है 10 मिनट में, और जी आपके जी। वर्कर बना रहे हैं 15 मिनट में। आप उन्हें जाके कहती हैं कि भाई ये 10 मिनट में बनने वाला सॉफ्टवेयर तुम इसे 15 मिनट में क्यों बना रहे हो, इसे 10 मिनट में बनाओ, तो वो आपको कहेगा कि बाजी अगर आपको बनाना आता है ना फिर खुद बना ले आके। जी बिल्कुल ऐसे ही है। आप तो फिर कंफ्यूज हो जाएंगे कि यार ये तो फंस गई हूं मैं, मतलब उस बंदे ने तो मुझे बिल्कुल। कह दिया मुझे तो बनाना नहीं आता, और अगर मैं ज्यादा तंग करूंगी तो वो बिल्कुल ही ना बैठ जाओ, तो कंपनी का ओनर तो मेरी जान खा जाएगा कि आपने टारगेट पूरा नहीं किया। जी तो जी फिर आप ऐसे डर ही है। जाएंगी, फिर आप उन्हें सही तरीके से कंट्रोल नहीं कर सकेंगी। सिमिलरली यही बात एक टीचर के लिए होती है कि अगर एक टीचर को स्टूडेंट्स के सवालों का जवाब देना नहीं आता, तो वो टीचर हमेशा स्टूडेंट से दब के रहेगा, क्योंकि उसे पता है कि यार अगर मैंने ज्यादा तंग किया तो स्टूडेंट्स मुझे और तंग करेंगे, और स्टूडेंट्स भी ऐसे टीचर की रिस्पेक्ट करना छोड़ देते हैं। तो वहां पर क्या होगा, आपको अगर सॉफ्टवेयर बनाना आता है, आप एक वर्कर 10 मिनट में बना रहा है ना, 10 मिनट की बजाय 15 मिनट में बना रहा है, आप कहते हैं मुझे दिखाओ मैं तुम्हें बना के दिखाती हूँ कि 10 मिनट में कैसे नहीं बनता, आपने उसे 7 मिनट में बना दिया। अब वो देखेगा कि यार मेरे तो मैनेजर ने 7 मिनट में बना दिया, इसका मतलब अगर मैंने इसको 10 मिनट में ना बनाया तो मैनेजर मेरी छुट्टी करवा देगा। जी बिल्कुल। इसका मतलब ये है कि जो अच्छा मैनेजर होगा उससे उस चीज के ऊपर स्किल होनी चाहिए जिसके ऊपर या जिस चीज को वो मैनेज कर रहा है। अगर मुझे पढ़ाना ही नहीं आता या मुझे सही चीजें नहीं बतानी आती, तो मैं किस तरीके से आप लोगों को कंट्रोल करूंगा? आप लोग तो सारे कहेंगे कि भाई हम तो जगे हैं। तो जो बंदा जिस काम को भी कंट्रोल करेगा उसके अंदर उसको कंट्रोल करने की टेक्निकल स्किल होनी चाहिए, उसको वो टेक्निकल पॉइंट्स पता होने चाहिए जिससे वो अपने सबऑर्डिनेट्स, अपने वर्कर्स, अपने एम्प्लॉयज को जो है वो कंट्रोल कर सकता है। तो ये जो 6 चीजें हैं ये किसी भी मैनेजर को एक अच्छा मैनेजर बनाती हैं। बेटा ये चीजें आपको समझ आ गई हैं? कोई मसला मसाइल यहाँ तक No, sir. ठीक हो गया? नो सर। फंक्शंस ऑफ, चले इसको ना हम इसके ऊपर अगर आगे जाते हैं थोड़ा सा,
हमने कल एक टॉपिक पढ़ा था प्रॉब्लम सॉल्विंग, याद है आप लोगों को? जिसमें हम लोगों ने मोबाइल फोन खरीदने का एक प्रोसेस देखा था। No, sir. भूल गया? No, जी sir. सर याद है, वो अजान हो रही थी, मैं इस वजह से बोल नहीं रहा। याद है? तो इसका मतलब है प्रॉब्लम सॉल्विंग हमने कल देखी। हम उसी से थोड़ा सा आगे स्टार्ट करते हैं। बेटा किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, दुनिया में कहीं पर आप चले जाएं, अपने घर में चले जाएं, आपको दो तरह की प्रॉब्लम्स देखने को मिलती हैं। कितनी तरह की? दो तरह की प्रॉब्लम्स। एक होती है स्ट्रक्चर्ड प्रॉब्लम्स और दूसरी होती है अनस्ट्रक्चर्ड। स्ट्रक्चर्ड प्रॉब्लम्स कौन सी होती हैं? स्ट्रक्चर्ड प्रॉब्लम्स ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं जिनके ऊपर आपको सॉल्यूशन पता होता है। मिसाल के तौर पे आपसे मैं सवाल पूछता हूं कि अगर अनम मुझे एक बात बताएं कि अगर आपने लाहौर से कराची जाना है, ये आपकी स्ट्रक्चर्ड प्रॉब्लम है, तो इसका सॉल्यूशन क्या है? क्या करेंगे? कैसे जाएंगे आप वहां पर? सर प्रॉब्लम क्या है इसमें जाने में? जाने के लिए देखिए ना, प्रॉब्लम है कि आपको एक बार ट्रेवल करना है, आपने क्या जी डिसीजन सर। लेना है उसके ऊपर? आप ये डिसीजन लेंगी ना कि मैं गाड़ी पे बैठूंगी या बाय एयर जाऊंगी या बाय ट्रेन जाऊंगी, जी सर। ये आपको पता जी है। सर। इसी तरह मुझे एक बात बताएं कि आप जो है वो आपको भूख लगी है, ये जी स्ट्रक्चर्ड सर। प्रॉब्लम है, इसका सॉल्यूशन क्या होगा? सर खाना खाऊं? खाना खाएंगे। इसी जी सर। तरह अनस्ट्रक्चर्ड प्रॉब्लम की तरफ आते हैं। अनस्ट्रक्चर्ड प्रॉब्लम वो होती है जिसके बारे में आपको पता नहीं होता। मिसाल के तौर पे आपका मोबाइल फोन चलते चलते हैंग हो गया है, अब क्या करना है? बेटा क्या करना है अगर आपका मोबाइल फोन चलते चलते बंद हो जाए? सर उसके लिए शॉप पे जाना पड़ेगा, शॉप के वही लिए लोग ठीक कर सकते हैं। वही अब समझा बात को, जरा गौर से सुने। स्ट्रक्चर्ड प्रॉब्लम्स ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं जिनका सॉल्यूशन आपको पता होता है कि आपने करना क्या, फौरी तौर पे आपको पता होता है। गाड़ी का टायर पंक्चर हो गया, ये स्ट्रक्चर्ड प्रॉब्लम है, इसका पंक्चर लगवा लें। लेकिन अनस्ट्रक्चर्ड प्रॉब्लम ये होती है जिसके बारे में आपको पता नहीं होता कि हमने करना क्या है। ये बहुत रेयर होती है, कभी कभार ये फेस करनी पड़ती है। तो इनके ऊपर आपको क्या करना पड़ता है? आपको सोचना पड़ता है कि भाई इसका क्या मसला होगा, ये क्या चीज होगी। अगर हमारा मोबाइल फोन चलते चलते हैंग हो जाए तो हमें नहीं पता चलेगा। वैसे पाकिस्तानी लगा लेते हैं हिसाब किताब, फोन को ऑफ करके ऑन कर लेना तो हो जाता सही, लेकिन ये हर दफा नहीं होता, बल्कि कभी कभी कुछ और मसले मसाइल भी होते हैं। तो स्ट्रक्चर्ड प्रॉब्लम्स ऐसी प्रॉब्लम जिनका सोल्यूशन हमें पता है, अनस्ट्रक्चर्ड प्रॉब्लम ऐसी प्रॉब्लम जिनका सोल्यूशन हमें नहीं पता। तो ऐसी प्रॉब्लम जिनका हमें सोल्यूशन पता होता है वो सोल्यूशन कहलाता है प्रोग्राम सोल्यूशन। क्या कहलाएगा? प्रोग्राम सोल्यूशन। और जिसका नहीं पता वो क्या कहलाएगा? नॉन प्रोग्राम, नॉन प्रोग्राम सोल्यूशन। ठीक है, ये आपके दो तरह के सोल्यूशन हो गए, प्रोग्राम्ड और नॉन प्रोग्राम्ड सोल्यूशन। अब बच्चे एक मिनट रुक जाए। हाँ जी, अब बच्चे मुझे ये बताएं कि इनमें से टाइम टेकिंग प्रैक्टिस किसकी होगी, प्रोग्राम की या नॉन प्रोग्राम की? नॉन प्रोग्राम। नॉन प्रोग्राम की। ये लेस टाइम टेकिंग होगा, ये मोर टाइम टेकिंग होगा। ठीक है, उसके बाद फ्रीक्वेंसी किनकी ज्यादा होती है? ज्यादा दफा आपको कौन से प्रॉब्लम फेस करने पड़ते हैं, स्ट्रक्चर या अनस्ट्रक्चर? स्ट्रक्चर्ड। सर स्ट्रक्चर ज्यादा है ना, जैसे स्कूल जाना है, ट्यूशन जाना है, नाश्ता लेने जाना है वगैरह हाँ जी वगैरह बेटा, सर। ठीक हो गया, नाश्ता लेने ठीक। जाना ठीक हो गया। उसके बाद मुझे ये बताएं कि आपका जो आगे आते हैं, एक तो ये लेस फ्रीक्वेंट हो गया, उसके बाद इनमें से सोचना किसके ऊपर पड़ेगा?
मतलब जिसके ऊपर क्या कहते हैं, आपको प्रॉपर जो है वो थॉट प्रोसेस लगाना पड़ता है, या चीजें करनी पड़ती हैं। अनस्ट्रक्चर्ड सर, अनस्ट्रक्चर्ड पे सोचना पड़ेगा, और किस पे कम सोचना पड़ेगा? सर स्ट्रक्चर्ड स्ट्रक्चर पे कम सोचना पड़ेगा। तो और ये स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम जो होते हैं ना, प्रॉब्लम्स, ये तो हमें डेली बेसिस पे फेस करने पड़ते हैं। तो इसके लिए जो है वो हम लोग सोल्यूशन जानते होते हैं, इनको ज्यादा टाइम नहीं लगता, लेकिन जो अनस्ट्रक्चर्ड होते हैं उनके ऊपर हमें जो है वो थोड़ा सा टाइम चाहिए होता है। बेटा जस्ट गिव मी 1 मिनट। हाँ जी बच्चे, तो ये आपका स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड प्रॉब्लम्स का जो है वो एक कंपैरिजन हो गया। अब आ जाते हैं हम लोग। सर ये लेस फ्रीक्वेंट, और इसका क्या मतलब है? इसका और मतलब ये है कि जो स्ट्रक्चर प्रॉब्लम्स होती हैं जिनका सोल्यूशन आपको पता होता है, वो आपको डेली बेसिस पे आती हैं। आपको कभी कुछ हो गया, कभी कोई प्रॉब्लम होगा, कभी कोई प्रॉब्लम फेस करना पड़ गया, जैसे। ओके सर। लेकिन जो अनस्ट्रक्चर्ड होते हैं, मोबाइल फोन आपका रोजाना तो हैंग नहीं होता, या गाड़ी चलती चलती अचानक खराब हो जाए, ये तो डेली बेसिस पे नहीं होती, ये तो कभी कभार होती हैं। तो इसलिए अनस्ट्रक्चर्ड जो है वो कभी कभार होती हैं, लेस फ्रीक्वेंट है। यस सर, क्लियर। थैंक यू। बाद बच्चे आपका आ जाता है स्ट्रेटेजिक सर मैनेजमेंट। अजान हो रही थी, मैं क्वेश्चन नहीं कर सका था। ऊपर जो मैनेजर की बात कर रहे थे सर, ये जो क्वालिटीज ऑफ गुड मैनेजर है, ये तो लीडर में भी होती है ना? फिर मैनेजर लीडर भी कहलाएगा? लीडर वर्सेस मैनेजर, आपने इनकी क्वालिटीज का कंपैरिजन करना है। ये आप लोगों की असाइनमेंट है। मैं आपको ना वैसे फर्क बता देता हूँ कि जो लीडर होता है ना, लीडर ये होता है, मैनेजर ये होता है। ये एक मैंने पिक्चर देखी थी, यहाँ पर कुर्सी पे जो है ना मैनेजर बैठा हुआ है, और सामने वर्कर जो है वो काम कर रहे हैं, खींच रहे हैं गाड़ी को। ये होते हैं मैनेजर। लीडर क्या होता है? लीडर बेटा ये करेगा, लीडर फ्रंट से लीड करता है। लीडर कुर्सी पे नहीं बैठता, बल्कि क्या करता है, मैदान में उतरता है और अपने सिपाहियों के साथ खड़ा होता है। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन लीडर एंड मैनेजर। बाकी इनकी क्वालिटीज का आपने कंपैरिजन करना है कि दोनों की क्वालिटी सेम होती हैं, लेकिन लीडर को इस बात का जो होता है कि वो अपने वर्कर्स के साथ मुसीबत के टाइम पे खड़ा होता है। मैनेजर ने सिर्फ काम करवाना, तो उसकी तरफ से वर्कर ठीक हो खराब हो तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इंसान को अच्छा मैनेजर होना चाहिए कि अच्छा लीडर होना चाहिए? अच्छा लीडर। अच्छा लीडर होना सर चाहिए। दोनों। अच्छा लीडर और मैनेजर अच्छा, सर। ठीक है, दोनों होने चाहिए। बच्चे ये सवाल जो भी हम लोग करने लगे हैं, ये सबसे ज्यादा आपके पेपर में बिजनेस एड के जो चैप्टर 1 है वहां से पूछा जाता है। तकरीबन मैक्सिमम टाइम इसी के ऊपर पूछा जाता है। बहुत मुश्किल सवाल है, आप लोगों ने जो है वो इसको जरा गौर से समझना। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस होता क्या है? सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि व्हाट इज स्ट्रेटेजी। ये टेक्टिक्स होती हैं या टेक्निक कह लें, किसी चीज को टैकल सर करने की। स्ट्रेटजी प्लान होता है, प्लान। प्लान होता है किस, क्या मतलब, थोड़ा सा इलेबोरेट करें कि एक दो लाइन में। सर फॉर एग्जांपल हमने जंगल में जाना है, तो हम एक स्ट्रेटजी बनाएंगे कि किस रास्ते से जाएंगे, कैसे जाएंगे, कौन कौन सी हर्डल्स आ सकती है, उनको हर्डल्स को कैसे फेस करेंगे। ये स्ट्रेटजी होती है सर। प्रॉपर प्लानिंग सर। देखिए बेटा, स्ट्रेटजी क्या होती है? स्ट्रेटजी आपका एक रोड मैप होता है, ठीक है। एक रोड मैप होता है जो आपको बताता है कि आप अपने डिजायर्ड गोल तक कैसे पहुंचेंगे, कि आपने अपने ऑब्जेक्टिव तक कैसे पहुंचना है। तो अब हम जरा समझते हैं कि स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस होता क्या है। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस डिफरेंट स्टेजेस पे काम करता है। पहली स्टेज होती है सेटिंग ऑफ गोल। सबसे पहले आपने क्या काम करना है? गोल को सेट करना है। जब तक आपका कोई गोल नहीं होगा तो आप किस चीज को अचीव करेंगे? लॉजिकल बात है ना कि आप जिस चीज को अचीव करेंगे पहले इसको सेट तो कर लें। तो सबसे पहला काम क्या करना है? कोई गोल सेट करना है। गोल सेट करने के बाद अब हम एक गोल, फर्जी गोल सेट कर लेते हैं कि आपने गोल सेट किया है कि आपने 1 साल के अंदर CSS को क्लियर करना है, ये आपका गोल है।
नंबर 2 पे आ जाते हैं। नंबर 2 पे जब आपने आना तो आपने करना स्वॉट एनालिसिस। ये स्वॉट एनालिसिस क्या होता है? ये S स्टैंड्स फॉर स्ट्रेंथ, W स्टैंड फॉर वीकनेस, O स्टैंड्स फॉर अपॉर्चुनिटी एंड T स्टैंड्स फॉर थ्रेट। S फॉर स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट, इसको कलेक्टिवली क्या बोलते हैं? स्वॉट एनालिसिस बोलते हैं। अब सबसे पहले आपने अपनी स्ट्रेंथ देखनी है। मिसाल के तौर पे मैं जो है वो यहाँ पर मिसबा बतूल बैठी है उनको ले लेता हूँ। मिसबा बतूल की स्ट्रेंथ ये है कि वो बहुत हार्ड वर्किंग है, वो थकती नहीं है, बहुत मेहनती है। वीकनेस उनकी ये है कि उनको नींद बहुत आती है, मतलब जब पढ़ने बैठती हैं वो सो जाती हैं। ये उनकी स्ट्रेंथ और वीकनेस हो गई। अपॉर्चुनिटी उनके पास क्या है? अपॉर्चुनिटी उनके पास ये है कि उनके पास बहुत सारा पैसा है, बहुत अफोर्ड कर सकती हैं, वो किसी भी बड़े से बड़ी एकेडमी में जाके बड़े से बड़े टीचर के पास जाकर पढ़ सकती हैं। लेकिन थ्रेट उनका क्या है? थ्रेट ये है कि उनके पास सिर्फ 1 साल है और 1 साल में उन्होंने 12 नए सब्जेक्ट पढ़ने हैं, या 12 में से कम 6 सब्जेक्ट ऐसे हैं जो उनके लिए बिल्कुल न्यू हैं। तो उन्होंने क्या करना है? उन्होंने ये सारी चीजें अपनी जज करनी है कि मेरी स्ट्रेंथ क्या है, मेरी वीकनेस क्या है, मेरे पास अपॉर्चुनिटी क्या है और मेरे पास थ्रेट क्या है। जब भी हम कोई अच्छी स्ट्रेटेजी बनाते हैं तो सबसे पहले हम अपना जायजा लेते हैं कि भाई मैं कितने पानी में हूं, मैं कुछ करने के काबिल भी हूं या नहीं हूं, या मेरी क्या कमजोरी है, मेरी क्या स्ट्रेंथ है। तो आपने ये दूसरे नंबर पे क्या करना है? दूसरे नंबर पे आपने करना है स्वॉट एनालिसिस। ठीक है, अब स्वॉट एनालिसिस के बाद जो तीसरी चीज होगी वो क्या होगी? फॉर्मुलेशन ऑफ स्ट्रेटेजी। जब हमें अपनी स्ट्रेंथ का, अपनी वीकनेस का पता चल गया होगा तो फिर हम क्या करेंगे? फिर हम एक स्ट्रेटेजी बनाएंगे, अपनी कमजोरियां, अपनी खामियां, अपनी ताकत, अपनी जो है वो अपॉर्चुनिटी को माइंड में रखते हुए जब हम एक स्ट्रेटेजी बना लेंगे तो फिर उसके बाद क्या करेंगे? उस स्ट्रेटेजी को इम्प्लीमेंट। बेटा एक बात याद रखिएगा, स्ट्रेटेजी बनाने का मतलब यह है कि आपने एक अपना टाइम टेबल बना लिया कि मैंने इतने घंटे पढ़ना है, इतने घंटे मैंने सोना है, इतने घंटे मैंने खाना है, इतने घंटे घूमना फिरना है। ये हर कोई बना लेता होता है। असल चीज क्या होती है? उसको इम्प्लीमेंट कितने अच्छे से कर रहे हैं। अगर आप उस स्ट्रेटेजी को जिसको आपने फार्मुलेट किया है अच्छे तरीके से इंप्लीमेंट नहीं करेंगे तो क्या आप अपने डिजायर्ड गोल तक पहुंच सकते हैं? नेवर। कभी नहीं पहुंच सकते। जितने मर्जी भी आप लाइक फाइक हो, आप कभी कामयाब नहीं होंगे। कामयाब होने के लिए क्या है कि स्ट्रेटेजी आपने अच्छी बनाई है तो उसके ऊपर इंप्लीमेंटेशन स्ट्रिक्टली करें। दुनिया इधर की उधर हो जाए लेकिन आपकी इंप्लीमेंटेशन में खामी नहीं आनी चाहिए। जब आपकी इंप्लीमेंटेशन ठीक होगी तो फिर क्या होगा आपका आखिर में? रिजल्ट्स। आपने रिजल्ट को एवेल्युएट करना है। क्या रिजल्ट आपकी मर्जी का है? अगर तो आपने स्ट्रेटेजी अच्छी फार्मुलेट की, उसको इंप्लीमेंट अच्छा किया, तो रिजल्ट आपकी मर्जी का आएगा। और अगर ऐसा ना हुआ तो रिजल्ट फिर अल्लाह की मर्जी का आएगा। जी सर। ठीक है ना? फिर जाहिर सी बात है आपकी मर्जी का तो नहीं आ सकता। तो आपने ये काम करने हैं कि आपने सर जो आप अपने स्टूडेंट्स को स्ट्रेटजीज बताएं ना कोई, बेटा एक एक्सपीरियंस से। एक्सपीरियंस बच्चे, अब ये इसके ऊपर किसी गपशप वाले सेशन में करेंगे। अभी हम लोग लेक्चर को पढ़ते हैं। ये संडे वाले दिन जो है ना सेशन रखेंगे गपशप का, जिसमें हम लोग ये डिस्कस करेंगे। ठीक है? तो ओके इवेलुएट सर। करना है रिजल्ट को। तो ये तरीकाकार है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस। मुझे पता है ये थोड़ा सा मुश्किल टॉपिक था, लेकिन आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। नहीं सर, मुश्किल तो नहीं था। हाँ, इसको इम्प्लीमेंट करना बहुत मुश्किल है सर। इसको इम्प्लीमेंट करना मुश्किल है। तो बच्चे हाँ जी यहां सर। तक समझ आ गया तो फिर आगे मूव करें। जी सर। चलें जी। अब हमने यहाँ पे एक चीज डिस्कस करनी है, फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। एक रैंडमली टॉपिक है, फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के फंक्शंस कौन से होते हैं?
किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजमेंट के 4 फंक्शन होते हैं। नंबर 1 प्लानिंग, नंबर 2 ऑर्गेनाइजिंग, नंबर 3 लीडिंग एंड नंबर 4 कंट्रोलिंग। कितने फंक्शन हुए मैनेजर के? मैनेजमेंट के 4 फंक्शन होते हैं और ये फंक्शन कौन परफॉर्म करता है? ये फंक्शन परफॉर्म करता है मैनेजर। पहला फंक्शन कौन सा है? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग और कंट्रोलिंग। अब मुझे आप ये बताएं कि ये आपको ऑर्गेनाइजेशन की एग्जांपल से समझाऊं कि डेली लाइफ की एग्जांपल से समझाऊं? सर डेली लाइफ से। डेली लाइफ की एग्जांपल ये है कि आपने प्लान किया दैट यू आर गोइंग टू अपेयर इन सीएसएस एग्जाम। प्लानिंग में आपने ये देखना है कि आप सीएसएस एग्जाम में जाने की तैयारी कर रहे हैं, तो उसको जाने के लिए आपको क्या क्या चीजें चाहिए? आपको अपनी डिग्री चाहिए कि आपके पास कम से कम ग्रेजुएशन हो, ठीक है, आप के पास आपकी ग्रेजुएशन हो, आपके पास अपने डॉक्यूमेंट्स पूरे हों, उसके बाद फिर आपकी एज पूरी हो, फिर आपको आपके पास पैसा हो जिससे आप किसी एकेडमी में जाके पढ़ सके। अगर नहीं पढ़ सकते तो आप कितना पैसा हो कि कम से कम बुक्स परचेज कर सकते हो, नोट्स बना सकते हो अपने। आपने क्या क्या करना है, कितने दिन नोट्स बनाने हैं, कितने दिन पढ़ना है, कितने दिन टेस्ट देने हैं, कितने दिन जो है वो आपने मॉक एग्जाम देने हैं और कितने दिन आपने रिवीजन के लिए लगाने हैं। ये सारी की सारी आपकी क्या होगी? प्लानिंग होगी। आपने प्लान ये किया है कि भाई मैं जो है ना सीएसएस की तैयारी करूंगा और मैं हर रोज क्या करूंगा? 2 चैप्टर जो है ना पॉलिटिकल साइंस के वो तैयार करूंगा। कितने चैप्टर? 2 चैप्टर डेली के तैयार करूंगा। अब आपने उस प्लान को ऑर्गेनाइज करना शुरू कर दिया। अब आपने उसको इंप्लीमेंट करना। ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है? आप उसे इंप्लीमेंट करते हैं। आपने प्लान को इंप्लीमेंट करना शुरू कर दिया, मतलब नोट्स उठा लिए, बुक्स उठा ली, पढ़ना शुरू कर दिया, उसको याद करना शुरू कर दिया, लेक्चर लेना शुरू कर दिया, पूरा दिन आपने ये काम किया। उसके बाद बीच में आप थक भी गए, तो थक में क्या होता है? मैनेजर का काम होता है आपको लीड करना। यानी कि अब आप लोग थक गए तो आप लोगों का मैनेजर मैं हूं। मैं आप लोगों को लीड करूंगा कि देखें भाई आप थोड़ी सी एफर्ट लगाएं। मैं आपको शॉर्टकट तरीके बताऊंगा कि किस तरीके से आप किसी टॉपिक को जल्दी तैयार कर सकते हैं, किस तरीके से अगर आपको कोई प्रॉब्लम, कोई सवाल नहीं समझ आ रहा तो उस सवाल को जो है वो कैसे हल कर सकते हैं हम आसान तरीके से। ये सारी की सारी जो है वो सोल्यूशन किसने बताने हैं? ये मैनेजर ने बताने हैं। मैनेजर। और उसके बाद कंट्रोलिंग में क्या होगा? कंट्रोलिंग में ये होगा कि आपने एक दिन गुजर गया, एक दिन में देखा कि आपने कितने चैप्टर का टारगेट किया था? 2 चैप्टर का, लेकिन एक दिन के बाद आपने किए कितने? 1 चैप्टर। टारगेट कितना था? 2 चैप्टर का, किए कितना? एक चैप्टर। अब आपने ये सोचना है कि यार पूरे दिन में ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से मैं अपना टारगेट अचीव नहीं कर सका। कंट्रोलिंग में आपने वो तमाम फैक्टर खत्म करने हैं जिसकी वजह से आप अपना टारगेट अचीव नहीं करते। तो वो फैक्टर कौन से? आपने देखना है कि यार घर में 10 दफा मुझे घर वालों ने बाहर का काम करवाया, मैं पढ़ने बैठा था तो लाइट चली गई, नोट्स लेने गया तो नोट्स वाले की मशीन खराब हो गई, फिर घर आने जाने में टाइम लगा। तो मतलब बीच में ये सारी चीजें जो है ना ये मेरा टाइम वेस्ट करती रही, इस वजह से मेरा मेरा जो है टारगेट वो अचीव नहीं हो सका। मैंने 1 घंटे 2 चैप्टर जो करने थे वो 1 चैप्टर कर सका। तो आपने नेक्स्ट टाइम कोशिश ये करनी है कि अपने सारे घर के काम निपटा के फिर आपने पढ़ने बैठना, ताकि बाद में आपको कोई डिस्टर्ब ना कर सके। और फिर आपने दोबारा देखना है कि अब आपने स्ट्रेटेजी चेंज की है तो क्या आपका टारगेट अचीव हुआ? तो अगले दिन अगर आपका टारगेट अचीव हो गया, आपने 2 चैप्टर कर लिए पूरे, तो इसका मतलब ये है कि जो प्रॉब्लम थी आपके रास्ते में उसकी ट्रबल शूटिंग आपने कर ली है। अब आप इसी स्ट्रेटेजी को अपनाते हुए, सही स्ट्रेटेजी आपको मिल गई है, आप इसी तरीके से आप काम करेंगे और आपका गोल अचीव होता जाएगा। अब एक ऑर्गेनाइजेशन की एग्जांपल से भी समझते हैं। एक गौर करिएगा, एक कंपनी है जो बनाती है शूज बनाती है। उस कंपनी के पास ऑर्डर आया कि उन्होंने 2000 पेयर्स बनाने हैं शूज के विद इन 10 डेज। ये ऑर्डर आ गया, कंपनी ने ऑर्डर पकड़ लिया है। अब प्लानिंग स्टेज में क्या होगा? प्लानिंग स्टेज में जो कंपनी का मैनेजर होगा वो ये देखेगा कि यार 2000 शूज बनाने के लिए मुझे रॉ मटेरियल कितना चाहिए, मुझे वर्कर्स कितने चाहिए, मुझे मशीन कितनी चलानी पड़ेंगी,
कितना टाइम पर डे, मुझे कितनी टाइम मशीन चलानी पड़े तो मेरे जो है वो कितनी प्रोडक्ट्स पर डे बननी चाहिए ताकि मेरा 10 दिन में टारगेट पूरा हो जाए। तो फैसला ये हुआ कि 10 मशीन चलेंगी डेली बेसिस पे, और हर मशीन डेली टोटल मशीन जो है वो एक दिन में प्रोडक्शन करेंगी 200 शूज की। अगर 200 शूज की प्रोडक्शन डेली बेसिस पे होगी तो 10 दिन में आपके 2000 शूज बन जाएंगे। ये प्लान हमने किया है। अब उस प्लान को हमने क्या करना है, ऑर्गेनाइज करना है। ऑर्गेनाइज करने में क्या होगा, हम अपने वर्कर्स को लेके आएंगे, उनको मशीन हैंडओवर करेंगे, उनको रॉ मटेरियल हैंडओवर करेंगे और उन्हें कहेंगे जूते बनाओ, प्रोडक्शन शुरू करो। ये ऑर्गेनाइजिंग हो गई। लीडिंग क्या होगा, लीडिंग में मैनेजर जब सुपरवाइज कर रहा होगा, काम को नजर रख रहा होगा, तो देखेगा कि एक वर्कर जो है वो काम स्लो कर रहा है, वो उसको मोटिवेट करेगा कि यार तुम्हें कोई मसला हो रहा है काम करने में, कोई मुसीबत हो रही है, तुम्हें काम समझ नहीं आ रहा, क्यों तुम काम स्लो कर रहे हो। उसको सीधा करना, उसको पकड़ना, उसको कहना है कि यार ये काम जल्दी जल्दी करो, ढीले नहीं पड़ना, काम जल्दी जल्दी कंप्लीट करो ताकि हमारा टारगेट अचीव हो। ये उसने लीड करना है। लीड करने के लिए वो पनिशमेंट भी दे सकता है, वो प्यार मोहब्बत से रिवॉर्ड देकर, कोई गिफ्ट देकर, कोई टॉफी खिलाकर, कोई बोतल शोतल पिलाकर भी अगले बंदे से काम करवा सकता है, लेकिन ये काम मैनेजर ने करवाना है। उसके बाद कंट्रोलिंग में क्या होगा, मैनेजर ने टारगेट सेट किया था कि एक दिन में कितने पेयर बनाने हैं, 200, लेकिन प्रोडक्शन हुई 150 पेयर्स की। क्या टारगेट अचीव हुआ या नहीं हुआ? नहीं हुआ। नहीं हुआ। कंट्रोलिंग स्टेज में मैनेजर ने उन तमाम इश्यूज को ट्रबल शूट करना होता है जिसकी वजह से टारगेट अचीव नहीं हुआ। तो मैनेजर बैठेगा, और हमने मैनेजर की स्किल पढ़ी थी ना, कंसेप्चुअल स्किल, वो कंसेप्चुअल स्किल लगाएगा और सोचेगा कि वो कौन से फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से टारगेट पूरा नहीं हुआ। वो पॉइंट आउट करेगा, क्या वर्कर्स थोड़े हैं, मशीन्स थोड़ी हैं, या लोड शेडिंग बार बार होती है। उसने देखा कि वर्कर तो ठीक है, मशीन्स भी पूरी हैं। लोड शेडिंग का उसने हिसाब लगाया कि हर 1 घंटे के बाद लाइट जाती है और फिर जनरेटर ऑन होता है, फिर दोबारा से मशीन चलती है। मतलब कि मशीन जब लाइट जाती है तो मशीन बंद होगी, प्रोडक्शन रुक गई। दोबारा से जब मशीन को ऑन करते हैं तो इस पूरे प्रोसेस में कितने मिनट वेस्ट होते हैं? 5 से 10 मिनट वेस्ट होते हैं। तो अगर मशीनें 12 घंटे चलेंगी तो 12 को 5 से या 10 से मल्टीप्लाई करें तो आपके 120 मिनट जाया हो गए। 120 मिनट का मतलब कितने घंटे जाया हुए? 1 आवर। आपके 2 घंटे जाया हो गए। ठीक है। और अगर वो 2 घंटे आपकी मशीन चलती रहती तो आपका टारगेट अचीव हो जाता। तो मैनेजर को पता चल गया कि असल मसला क्या है, लोड शेडिंग का मसला है। तो वो क्या करेगा, वो फिर अपने वर्कर्स को ऑर्डर दे देगा कि भाई आपने लाइट का टाइम टेबल आपके पास है, इस वक्त लाइट जानी है, इस वक्त नहीं जानी। तो लाइट जाने से 5 मिनट पहले आपने क्या कर देना है, जनरेटर्स ऑन कर देना, ताकि जब लाइट जाए तो मशीन बंद ना हो। जब मशीन बंद नहीं होगी तो प्रोडक्शन आपकी कंटिन्यूस रहेगी और वो 10 मिनट आपके वेस्ट होने से बच जाएंगे। और उसके बाद फिर मैनेजर ने देखना है, अगले दिन जब ये ट्रबल शूटिंग की तो पता चला कि 210 शूज के पेयर बन गए। तो अब गोल अचीव हुआ? अचीव हुआ, बल्कि गोल से ज्यादा हमने शूज बना लिए। तो यही तरीकाकार है जिस तरीके से मैनेजमेंट काम करती है। और इसमें हर ऑर्गेनाइजेशन में इवन इंसानों में भी एक कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट होती रहती है। जो इंसान अपने आप को कंटिन्यूसली इंप्रूव नहीं करता वो दुनिया में बहुत पीछे रह जाता, फिर चाहे वो बिजनेस हो, चाहे वो आपकी अपनी पर्सनल लाइफ। और कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट क्या होती है कि जब आज से 10 साल पहले टेक्नोलॉजी इतनी फास्ट नहीं थी तो कंप्यूटर की जरूरत नहीं थी, लेकिन वो लोग जो आज के दौर में भी टेक्नोलॉजी से अपने आप को नो हाउ नहीं करवाते, वो बाकी लोगों से बहुत पीछे रह जाएंगे अगर किसी को टेक्नोलॉजी यूज करनी नहीं आती। तो ये चीजें जो है वो उसी तरह से मैनेजमेंट में भी कंटिन्यूसली इंप्रूवमेंट होती रहती ताकि आप जो है वो अपने गोल्स को अचीव करते रहें। तो बेटा ये हमारा आज का लेक्चर था। अब आपके सवाल हैं इसके ऊपर। सर वो मैंने आपसे बुक का पूछा था, आपने कहा था कि बच्चे मैं बता लेक्चर दूं, इसके आपको नोट्स मिल जाएंगे हमारे। वैसे इसकी अगर आप अलग से पढ़ेंगे तो आपको उसकी 4 बुक्स लेनी पड़ेंगी, तो उससे बेहतर ये है कि आपको जो है वो इसके चैप्टर वाइज नोट्स मिलते जाएंगे, बस उसी वही चैप्टर और ये जो ओके सर। लेक्चर की वीडियोस हैं, ये 2 चीजें आपने कॉम्बिनेशन बना के तैयारी करनी। ओके सर, थैंक यू। सर ये तो बहुत मजे का सब्जेक्ट है। मुश्किल है कि बोरिंग है? सर मजे का है, ना मुश्किल है ना बोरिंग है। यस सर, सानिया कंसेप्चुअल।
बेटा सानिया जिस सर तरह से मैं आपको और पढ़ा मैंने रहा हूँ उसी चीज तरह नोट से। की है हम्म। क्योंकि हमारा पिछले दिनों एक दो कंस्ट्रक्शन के काम हुए हैं ना, तो मैं उधर ही होता था, फ्री था। तो सर ये सारी चीजें वही है जो हम इम्प्लीमेंट, लेकिन हम जो लोकल लैंग्वेज होती है उसमें बात करते हैं, इसमें हम इंग्लिश में वर्ड लिख के, लेकिन सारी चीजें वही हैं। बेटा एक बात बताता हूँ, हम में से हर बंदा किसी ना किसी तरीके से मैनेजमेंट कर रहे हैं, हर यस बंदा सर। अपनी लाइफ के अंदर मैनेजमेंट कर रहा है। तो ये वही चीजें जब हम इसको पढ़ेंगे तो आपको देखने में मिलेगा यार ये तो मैं सारी जिंदगी यही काम तो करते आ रहा हूँ। हम बाजार से चीजें कैसे खरीदते हैं, हम घर के फैसले कैसे करते हैं, हम अपने आप को मोटिवेट कैसे करते हैं, ये सारी चीजें आपने पढ़नी है और ये सारी चीजें आपको यस पता सर। है, सिर्फ एक तरीके एक स्कैटर्ड इन्फॉर्मेशन को एक ऑर्गेनाइज्ड वे में आपको बता देना। दिस इज यस बिजनेस सर। एडमिनिस्ट्रेशन और इसी वजह से ये सब्जेक्ट हाई स्कोरिंग रहता है। इस पे मार खाने वाली बात उसी वक्त आती है जब आपको सिरे से ही आपके पास कॉमन सेंस जिसके पास नहीं है वो भी इस सब्जेक्ट को ना करे। अगर आपको हल्की सी भी कॉमन सेंस है तो फिर ये सब्जेक्ट मुश्किल नहीं है। यस सर। और सर मैंने एक और बात शेयर करनी